जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने रियल एनालिसिस का 2 क्वेश्चंस पिकअप किया हुआ है, पार्ट बी का। चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या कंसेप्ट छुपे हैं, क्या लॉजिक है, किस तरीके से क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है, ये सब सारी बातें होंगी। इस क्वेश्चन से कौन ऐसी थ्योरी और रिजल्ट डेवलप होगी जो हम लोगों के आगे क्वेश्चंस के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और पता है मैं सीरीज में उन सब क्वेश्चनों को ही जनरली पिकअप किया हूँ जो मील का पत्थर साबित हो, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप होंगे, बहुत सारी थ्योरियाँ डेवलप होंगी, बहुत सारे कंसेप्ट डेवलप होंगे। ये सब सारी बातें हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या रहस्य है। कह रहा है कि गिवन an बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। इसने जो है सिर्फ इतनी बात कह करके विराम दे दिया। an जो है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। सीक्वेंस का कैरेक्टर क्या है, सीक्वेंस कैसा है, कुछ नहीं बोला है। बस सिंपली इसने ये कह दिया कि सीक्वेंस जो है आपका रियल नंबर है। उसके बाद आगे क्या लिख रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। बस सीधी सपाट उसने कह दिया। अब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अगर ये सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर है। चलिए आइए देखते हैं। जनरली जो यहाँ बात की गई है पहले स्टेटमेंट में वो है हमारा कि सीरीज पे अब बात उठाई गई है। सीक्वेंस दिया गया है तो सीरीज पे ऑप्शंस बनाए गए हैं। n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 हो तो फिक्स ही है, -1 रेज टू दी पावर n। ओहो, इसको देखते हुए तो बड़ा खुश हो गया होगा मन, लेबनीज साहब की याद ताज़ा कर दिया होगा। -1 रेज टू दी पावर n मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज। और अल्टरनेटिंग सीरीज का जब आप टेस्ट करते हैं कि वो कन्वर्ज है या डाइवर्जेंट है तो लेबनीज साहब आ जाते हैं ये देख करके, अल्टरनेटिंग सीरीज। चलिए आइए देखते हैं कि ये क्या है, ये किस रहस्य से पर्दा को उठाता है। थोड़ा इसके बारे में देखें, क्योंकि ऐसे इसमें बड़े क्वेश्चन CSIR वाले बनाए हैं। जैसे लगता है उनका इस टाइप का जो है ना रेशियो टाइप का जो सीक्वेंस के नंबर हैं बड़ा उनको पेटेंट कर लिए हैं। आइए, ये तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि an की वैल्यू लेस देन होगी 1 प्लस मॉड ऑफ an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, निर्विवाद रूप से बात सत्य है ये। तो मॉड ऑफ an अपान 1 प्लस मॉड ऑफ an इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी फॉर ऑल n, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए होने जा रही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये जो वैल्यू है लेस देन 1 है, ठीक है। अच्छा, लेबनीज साहब क्या कहते हैं? लेबनीज साहब ये कहते हैं कि अगर ये हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव an अपान 1 प्लस मॉड ऑफ an अगर ये 0 हो जाता तो हमें बात दावे के साथ कह सकते थे दिस सीरीज इज़ द कन्वर्जेंट। बट ये तो 0 होगा या नहीं कुछ भी पता नहीं है। हमें सिंपली ये पता है कि इसकी वैल्यू लेस देन 1 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया कि ये जो सीक्वेंस जो बनेगा, ये जो un है, क्योंकि जब हम सीरीज़ के कन्वर्जेंट की बात करेंगे ना तो ऐसे करते हैं। ओके, तो अब लेट कर लीजिए थोड़ा यहाँ, तो थोड़ा कुछ एक प्रैक्टिकली आभास हो जाए। 1 प्लस मॉड ऑफ an ये हो गया हमारा, क्योंकि ये समेसन un बड़ा जाना पहचाना नाम लगता है, स्टूडेंट बड़ा इससे फेमिलियर रहता है। जब सीरीज़ के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को सीखता है तो जब कोई चीज़ ऐसे आती है ना तो उसको बड़ा एक अपनापन लगता है कि सर अपनेपन के साथ ये समेसन un लिखा गया है, क्योंकि जब सीरीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो यही सब चीज़ें शुरू रहती हैं। चलिए, हमने un लेट कर लिया। अच्छा, वहाँ un क्या है? un ये कह रहा है कि un की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, यानी ईच टर्म उसका लेस देन 1 है। तो फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un क्या होगा? यानी मतलब ये हुआ कि un जो मेरा सीक्वेंस हुआ इज बाउंडेड हुआ। जो कुल मिला जुला के हमारा जो अंतिम निष्कर्ष निकला इस सीक्वेंस के बारे में वो बाउंडेड हो गया। तो अगर आपके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव क्या हो सकता है? आपका वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो कुल कितनी संभावना हो सकती है। जब अपनी थ्योरी को स्ट्रांग करिए यहाँ। चलिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un फाइनाइट एंड यूनिक हो सकता है। एक ये बात दावे के साथ कही जा सकती है, R
लिमिट जो भी वैल्यू निकलेगी वो फाइनाइट होगी, बट यूनिक होगी या नहीं हम ये दावा नहीं कर सकते हैं। फाइनाइट होने का दावा कर सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू जो होगी वो फाइनाइट होगी, क्योंकि सीक्वेंस un मेरा बाउंडेड है। ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो ये फाइनाइट एंड यूनिक, तो अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un फाइनाइट एंड यूनिक हो गया तो मतलब ये हो गया कि दिस सीक्वेंस इज द कन्वर्जेंट, ये सीक्वेंस मेरा कन्वर्ज कर जाएगा, और कन्वर्ज किसी वैल्यू पर भी कर सकता है, 0 पे कर सकता है या 0 पे नहीं भी कर सकता है। दूसरा, उसका लिमिट फाइनाइट होगी, लेकिन हो सकता है कि वो यूनिक नंबर ना हो, एक से ज़्यादा नंबर हो, ऐसा भी होता है कि हम लिमिट निकाल रहे हों तो एक से ज़्यादा वैल्यू दे रही हो, मतलब उसको तभी कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, इन दोनों केसेसों में ये जो मेरा होगा कन्वर्जेंट नहीं होगा, राइट, क्योंकि उसको 0 होना पड़ेगा। तो 0 होने का तो मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती, कुछ कंक्लूजन मिल जाता तो हमें प्रूव कर देते, ये बात मेरी सिद्ध हो जाती कि भाई लेबनिज़ टेस्ट दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट। लेकिन हमें जो कुछ क्षण के यहाँ से मिला है वो बस यही मिला है। ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखिए इनसे क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, या पेपर सेट करने वाले ने कैसे कैसे जो है चालाकी की है। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है कि वो कन्वर्ज करेगा, हम ये बात दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। और ट्रू मुझे खोजना है, स्टेटमेंट ट्रू है तो जो बात दावे के साथ होगी वही मैं यहाँ लिखूँगा, तो वो ऑप्शंस नॉट ट्रू हियर, सही नहीं है, इन जनरल वो सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ अब आइए, कह रहा है कि देयर इज ए सब सीक्वेंस an के, वही मतलब an का एक ऐसा सब सीक्वेंस होगा सच दैट दिस कन्वर्जेज, कि वो कन्वर्जेंट करेगा। अब जरा यहाँ आइए, कुल मीनिंग ये हमने जो है उसको un ले लिया है। अब un के बारे में क्या निष्कर्ष निकला कि दिस इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस। अब अगर ये बाउंडेड अगर सीक्वेंस है तो पहली जो क्राइटेरिया होती है किसी सीरीज के कन्वर्ज करने की, जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, और जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने un निकाला है तो अगेन 0 होने का दावा नहीं है ना, दावा बहुत कमज़ोर है, पक्का दावा नहीं है। तो जब पक्का दावा नहीं है तो पक्का ये सीरीज़ हमारी, ये जो सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस जो an के बनेंगे कोई ज़रूरी नहीं है वो कन्वर्ज कर जाएं। हाँ, ये होता है कि इसका ANK का हमारा सब सीक्वेंस है, तो ANK का सब सीक्वेंस AN का सब सीक्वेंस हमारा ANK है, तो मतलब UN का आपका जो सब सीक्वेंस होगा उसके बारे में बात कर लें। तो यहाँ अगर दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड है तो डेफिनेटली ये तो बात हम लिखते हैं, रिजल्ट ही है, देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस UNK सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UNK इज इक्वल टू फाइनाइट एंड यूनिक। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक है तो हम उसको कन्वर्ज कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं, राइट, ओके। किसी सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट मिल जाए तो वो कन्वर्जेंट नहीं होता है, फाइनाइट और यूनिक होनी चाहिए ना, एक ही पॉइंट पे वो मिलने चाहिए, तो हम उसको कन्वर्जेंट कहते हैं। तो जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं अपने पास एक ऐसा सब सीक्वेंस रखता है कि वो किसी न किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। अब अगेन पहली कंडीशन इसको धाराशाही कर देती है कि सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो मिला, ये तो बात हो गई पक्की, लेकिन ये 0 पे कन्वर्ज करेगा या नहीं ये तो भी हम बात दावे के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 तो हज़ारों नंबर हो सकते हैं, तो अगेन हम कोई बात दावे के साथ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन 1 था हमने प्रूफ किया कि ये सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन सेकेंड को हमने प्रूफ किया कि ये भी मेरा सही नहीं हो सकता है, नॉट ट्रू। ऑप्शन थर्ड पे आते हैं, देयर इज ए नंबर बी सच दैट दिस कन्वर्जेस। ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन बनाया गया है, ज़रा इसको ध्यान से आप देखें, क्योंकि इससे बहुत सारी थ्योरियाँ और कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे जो आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है ना मार्ग प्रशस्त करेंगे। जब आप क्वेश्चंस लगाने जाएंगे ना इस स्तर कंपटीशन पे तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया मिलनी ही मिलनी है, ये ऑप्शन जो है आपको एक आइडिया देगा ही देगा। तो आइए देखते हैं वो क्या है। कह रहा है कि देयर इज ए नंबर बी, एक ऐसा नंबर बी मिलेगा, एक है सच दैट
कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंस। चलिए जरा आइए देखते हैं। ये माड ऑफ बी के जो अंदर जो दिया है, अगेन बड़ा मन खुश हो रहा है, दिल बाग बाग हो गया है, -1⁻n। ये देखने के बाद लेबनीज साहब तुरंत जो है बेचारे प्रकट हो जाते हैं, याद आने लगती है उनकी कि अगर ये जीरो हो जाए, मैं ये प्रूव कर दूं दिस इज़ द जीरो, तो भाई लेबनीज टेस्ट दिस सीरीज इज़ द कन्वर्जेंट। तो आइए यहाँ देखते हैं क्या है। ये जो है मेरा, अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू कह दिया तो पॉजिटिव टर्म सीरीज हो गया, और भी बात बड़ी क्लियर कर दी, कोई लफड़ी ही बात वाली न रहे। तो ये हो गया मेरा b माइनस an/1 + mod ऑफ an। क्या हो सकता है, और अभी हमने निकाला है और वो डिलीट हो गया, डिलीट नहीं होना चाहिए था। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा हमने इसको un नाम दे दिया है, तो b माइनस un लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये un जो वैल्यू है ये हमारी फाइनाइट एंड यूनिक हो सकता है, आर फाइनाइट तो होगा एंड नॉट यूनिक, बट नॉट यूनिक, ये हो सकता है। दो ही बातें होंगी, मैक्सिमम दो ही संभावना हो सकती है। फाइनाइट एंड यूनिक होगा तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा। अब किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा हमारे पास दावा नहीं है, कन्वर्जेंट होगा ये तो आपका पेटेंट हो गया। ये फाइनाइट तो होना ही होना है, बट लिमिट यूनिक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज नहीं हो सकता है। चलिए तो b माइनस un के बारे में हमारा जो ख्याल है कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर लिमिट n टेंस इन्फिनिटी un फाइनाइट एंड यूनिक होता तो क्या होता। ये दो ही संभावना है, इन दो के अलावा तीसरी कोई संभावना नहीं बनती है, कोई पैदा ही नहीं होगी। अब इन दोनों पे ही मुझे एनालिसिस करनी है, आप ऐसे एनालिसिस करिए, देखिए ना आनंद आ रहा है ना। अगर इसकी लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक हो गई तो कोई एक नंबर पे कन्वर्ज करेगा, मान लीजिए वो नंबर आपका u पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये b माइनस u हो गया, राइट। अब पहली शर्त सीक्वेंस की क्या है, सीरीज की, कि जो उसका nth टर्म है ये, जैसे यहाँ लेबनीज लगेगा क्योंकि -1⁻1 हो गया, अल्टरनेटिंग सीरीज हो गई। और अल्टरनेटिंग सीरीज है तो बहुत बेस्ट जो है आपका टेस्ट है लेबनीज साहब, वो तुरंत जवाब देते हैं। अगर ये आपका लिमिट n टेंस इन्फिनिटी अगर 0 की ओर टेंड कर जाए तो फिर पक्की वो बात हो जाएगी कि दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट। अब ये b माइनस यू निकला है तो b कह रहा है कि देयर इज ए नंबर b, तो b आपके हाथ में, b आप कोई रियल नंबर ले लीजिए, यहाँ आपकी स्वतंत्रता है। बट यहाँ आपकी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि यहाँ आप बाउंड हो गए हैं इन दोनों से कि जब आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो या ये होगा या ये होगा, आपको आप बद्ध हो गए हैं, इससे अलावा आप कुछ सोच ही नहीं सकते, मतलब यही आपके पास है। तो b माइनस यू 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी है क्या कि u अगर ये फाइनाइट एंड यूनिक है, नहीं सॉरी, अगर ये फाइनाइट एंड यूनिक है, इफ़ दिस इज़ फाइनाइट एंड यूनिक, तो ये जिस पे कन्वर्ज कर रहा है मैं भी वो ले लूँगा, u इक्वल टू आप b ले लीजिए। वैसे उतने तो कहा ये नहीं ना कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक बी, अगर यूनिक बी लिखता तो फिर वो कोई मतलब की चीज़ नहीं रहती, वो बर्बाद कर देता। यहाँ पर सिंपली ये लिखा है ऑप्शन थर्ड में, देयर इज ए नंबर बी, मतलब एक ऐसा नंबर बी है वो आपके हाथ में, आप क्या लेना चाहते हैं, सच दैट दिस कन्वर्जेज। तो मैंने यू बी ले लिया, तो अगर यू बी पे कन्वर्ज करेगा तो दिस क्वांटिटी इज व्हाट 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो बाय लेबनीज टेस्ट दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट, तो सीरीज मेरी कन्वर्जेंट हो जाएगी। लेकिन कोई ज़रूरी है क्या यही होगा, ये भी तो घटना हो सकती है, ऐसा सीक्वेंस यून बन सकता है। तो अगर ऐसा बनेगा तो फिर लिमिट एक से ज़्यादा हो जाएगी, तो जब लिमिट एक से ज़्यादा हो जाएगी, भले ही यूएन की वैल्यू किसी फाइनाइट नंबर की ओर टेंड करेगी, बहुत सारे फाइनाइट नंबर्स की ओर टेंड करेगी, तो उन सभी फाइनाइट नंबरों को मिला के मैं इसको 0 बना सकता हूँ। लेकिन कहा कि देयर इज ए बी, एक ही होना चाहिए ना, बार बार तो अब लिखेंगे नहीं। और जब दो वैल्यू जब एग्जिस्ट करने लगेगी तो फिर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फिर हम जो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो यहाँ 0 इसको बना ही नहीं पाएंगे। हाँ, अगर यूनिक एग्जिस्ट कर जाए तो मैं बना सकता हूँ, एक से ज़्यादा अगर एग्जिस्ट कर जाए तो कहाँ बनाएंगे। तो लिमिट कहते हैं इसको सीधे कह देते हैं लोग, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर हम तो ये निकाल ही नहीं पाएंगे, यू कह ही नहीं सकते, राइट। तो फिर ये बात फेल हो जाएगी मेरी कि वो सीरीज़ तब कन्वर्ज ही नहीं करेगी, यानी ये चीज़ उसको फेल कर देती है। तो यू प्रूव्ड दैट, हमने प्रूव किया कि ऑप्शन थर्ड इज नॉट नेसेसरली ट्रू, 100% ट्रू नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मुझे 100% की तलाश है जो निर्विवाद रूप से सत्य होने हैं, तो थर्ड सत्य नहीं हो सकता है, ये वाला पार्ट काट देगा।
तो थर्ड अगर कट गया तो फिर पार्ट बी का एक क्वेश्चन है, फोर्थ तो ऑटोमेटिक सही हो गया ना। और हमारा लक्ष्य आप जान ही रहे हैं, जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, किसी भी ऑप्शंस को विद द हेल्प ऑफ द काउंटर एग्जाम्पल और विद द हेल्प ऑफ द रिजल्ट ट्रू नहीं करना है। जब स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है तो वहाँ तो ट्रू करने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमने आपसे वादा किया है कि मैं पूरी चीज़ को प्रूफ करूंगा। और जब आप प्रूफ करते हैं ना तो चीज़ों को आप सीखते हैं। मैथमेटिक के डेप्थ की दुनिया में आप चलते हैं, तो हमें मैथमेटिक के डेप्थ की दुनिया में ही आपको ले जाना है। तो चलिए देखिए ऑप्शन 4 ट्रू है या नहीं, आते हैं प्रूफ करते हैं। अब क्या कह रहा है, ज़रा 4 को देख लीजिए। 4 कह रहा है कि देयर इज ए नंबर बी, आपके हाथ में है, आप ले लीजिए। कह रहा है कैसा नंबर मी मिलेगा, एंड सब सिक्वेंस ए एन के किसका सब सिक्वेंस है, वही आपका ए एन का। और हमने इन सबको ले लिया है, अगर ए एन का ए एन के सब सिक्वेंस है तो यू एन का भी एक सब सिक्वेंस मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने पूरे को एक सिक्वेंस है यहाँ यू एन ले लिया है, कोई आपत्ति नहीं है। तो कह रहा है कि सच दैट दिस इज़ द कन्वर्जेंस। अब आइए यहाँ देखिए, ये सब सिक्वेंस है हमारा, तो ये सब सिक्वेंस है तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, अगर यू एन का अगर एक सब सीक्वेंस है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेफिनेटली जो बाउंडेड सीक्वेंस है देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू ए नंबर। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन के ए नंबर हियर। और वो नंबर मान लीजिए आपका नंबर कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हमने एल ले लिया, एक ऐसा सब सीक्वेंस होगा जो एक पॉइंट पर आपका कन्वर्ज करेगा। ओके, ये बात बिल्कुल क्लियर है। यानी इसकी जब आप लिमिट निकालेंगे ना n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो पक्का एक नंबर की ओर कन्वर्ज होगा। वाई, क्योंकि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए व्हाट, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो उसने कहा कि सच दैट एंड ए सब सीक्वेंस, एक ऐसा सब सीक्वेंस है कि ये सीरीज को कन्वर्ज कर देगा, है या नहीं, डेफिनेटली एक ऐसा सब सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर नंबर पे एग्जिस्ट करता है। अब ये क्या हो गया, मॉड ऑफ बी माइनस एल दिस। अब बी हम स्वतंत्रता है, आप क्या लेना चाहते हैं, देयर इज ए नंबर बी। उसने कहा नहीं, ये थोड़ी कहा देयर एग्जिस्ट ए यूनिक नंबर बी, अगर ऐसा लिख देता तो फिर कोई ऑप्शन सही नहीं होता। उसने कहा देयर इज ए नंबर बी, एक ऐसा नंबर है। तो आपको तलाश करना है कैसा नंबर आप ले सकते हैं या नहीं। बिल्कुल मैं ले सकता हूँ, मैं एल के करीब कोई नंबर ले लूँ, आप जितने एल ही ले लेंगे। तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है दिस क्वांटिटी टेंडिंग्स टू 0, तो पहली शर्त सिद्ध हो गई। पहली शर्त सिद्ध करता है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होने की संभावना है, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर यू एन आपका 0 हो गया तो पहली शर्त सिद्ध होती है कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। लास्ट क्या होना चाहिए कि जो सीरीज के जो टेस्ट चलते हैं वो होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशंस तो आपकी बात हो गई। अब यहाँ ये देखिए कि ये b माइनस एल है। अब b माइनस एल तो आपके अनुसार छोटा से छोटा, जितना चाहे उतना छोटा फॉर ईच एल आप बना सकते हैं ना। जब ये एल आप बी की ओर टेंड कर सकते हैं तो दिस क्वांटिटी कैन बी टेकन एज ए वेरी स्मॉल नंबर, हमने ले लिया दिस फॉर ऑल एन 1/2 का। कोई भी एक आप इस टाइप की चीज़ों को आप बना सकते हैं। वहाँ उसने सिर्फ ये कहा कि ऐसा एग्जिस्ट करेगा या नहीं, क्या एक ऐसा सब सीक्वेंस होगा और एक ऐसा नंबर बी अगर हम ले लेते हैं तो ये जो होगा वो कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये मैं ले सकता हूँ 100%, और मुझे बनाना है या नहीं। अगर ये लिखता कि ये 100 हमेशा सही है तो हमेशा सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ कन्वर्जेंट बी के अलावा कोई और नंबर चॉइस करके ले सकते हैं, तब तो फिर ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है हमारा। लेकिन आपको वहाँ स्वतंत्रता कर दिया ना, देयर इज ए नंबर बी, क्या कि एक ऐसा नंबर बी है एंड ए सब सीक्वेंस, एक ऐसा सब सीक्वेंस है। एक सब सीक्वेंस का करोड़ों सब सीक्वेंस मिलेंगे, तो हम इस डिफरेंस को डेफिनेटली इससे छोटा बना सकते हैं। अब आइए खेल लीजिए, अब ये देखिए, और डेफिनेटली दिस इज़ द कन्वर्जेंट सीरीज, और ये लेस देन ए कन्वर्जेंट सीरीज है, तो फिर 100% दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता किया है कि देयर इज ए सब सीक्वेंस, एक ऐसा सब सीक्वेंस है। लेकिन अगर फारिवरी सब सीक्वेंस लिखता है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो सब सारे सब सीक्वेंस हमारे बी पे ही कन्वर्ज करें, कोई ज़रूरी नहीं है, वो डिफरेंट पर भी कन्वर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनाइट अगर यूनिक हो जाता तब तो फिर वो कोई कहने की ज़रूरत नहीं होती, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाता, क्वेश्चन ईजी हो जाता। बट इस स्तर पे हम उम्मीद नहीं करेंगे क्वेश्चंस को बड़ा इजी करेगा, इसलिए दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, और मैंने दोनों संभावनाओं को लेकर के एक एक चीज़ों को प्रूफ किया है। तो मुझे उम्मीद है बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी।
तो दिस सीरीज इज़ द कन्वर्जेंट, हम बना सकते हैं। और चूंकि मेरे पास स्वतंत्रता है ऐसा कहने के लिए, इसलिए ऑप्शन 4 दिस इज़ द राइट हियर, वो राइट है, सत्य है, क्योंकि देयर इज ए नंबर बी, हमारे हाथ में एक ऐसा नंबर है और एक ऐसा सब सीक्वेंस मैं ले सकता हूँ कि जो इस नंबर पे कन्वर्ज कर जाए। ठीक है, राइट। लेकिन अगर ये स्वतंत्रता अगर आपसे छीन ली जाती तो फिर ये नहीं सत्य होता, तो दिस इज द रॉन्ग हो जाता। तो फिर रॉन्ग होने का मतलब क्या होता, फिर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट है। और क्यों राइट है, कैसे राइट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और है रियल एनालिसिस का, उसको भी मैं देख लूँ, पार्ट बी का ही है। इसमें देखिए कैसी लॉजिक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस पर भी बहुत क्वेश्चंस जो है CSIR वाले बनाते हैं, यही क्या नेट गेट वाले भी बनाते हैं, IT एग्जाम पे भी आता है, बड़ा पेटेंट क्वेश्चन होते हैं। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से तो बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं भाई, कहना क्या है। तो जब भी ऐसी डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी दिखाई देगी ना, तो उस क्वेश्चंस को मैं पिकअप ज़रूर करूँगा, और जितने भी उसमें कंसेप्ट थ्योरी होगी उस सब चीज़ की मैं एनालिसिस करूँगा। देखते हैं क्या है यहाँ। कह रहा है कि गिवन एफ जी आर कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन 0 1, दो बात दी हुई है। कंटिन्यूअस कह दिया, कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है, ये भी बात दे दिया। तो फिर इसका जो रेंज होगा वो भी क्लोज्ड और बाउंडेड होगा। और एक कंटिन्यूअस फंक्शंस का बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है कि अगर उसका डोमेन क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो रेंज भी क्लोज्ड और बाउंडेड ही होता है। सच दैट कहा है कि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, ये भी दिया है। और उन्हीं पॉइंट पर जी की वैल्यू 1 दिया है। इसके साथ एक और कंडीशन जोड़ दिया, ये कंडीशन जोड़ दिया। तो कितनी कंडीशन जोड़ने के बाद स्टेटमेंट ऑप्शंस बनाए गए। कंटिन्यूअस है, पहली है क्लू पॉइंट्स आपके हाथ में ये है। अब कंटिन्यूअस कोई फंक्शंस है तो क्या क्या रिजल्ट है, क्या क्या थ्योरी एकेडमिक स्तर पे ऑलरेडी आप जानते हैं। अच्छा, और भी कुछ है कि मैं एनालिसिस की करूँगा। ये है क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है, इसकी भी अपनी महिमा होती है क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल की। उसके बाद 2 पॉइंट्स पे एफ और जी की वैल्यू दी है। थर्ड कंडीशन ये दी हुई है कि एफ ऑफ हाफ इस पॉइंट पे एफ की वैल्यू जो है वो जी से बड़ी है। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है देयर इज नो टी बिलोंग्स 0 1 सच दैट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ टी। मतलब कि ऑप्शन जो है बस इन्हीं में से घुमाया गया है कि 0 और 1 के बीच में कि क्या कोई ऐसा नंबर मिलेगा जहाँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ टी है, ऐसा पूछा गया बस। तो देखिए जहाँ ऐसे दो फंक्शंस की बात दी हो ना, तुरंत अपने मन से एक फंक्शन आप डिफाइन करिए। लेट एच ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी, क्योंकि मुझे ये इक्वल देखना है। तो जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन हो तुरंत आप ऐसे फंक्शंस डिफाइन कर दीजिए, एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी। प्लस जी ऑफ टी मत डिफाइन करिएगा, क्योंकि प्लस जी ऑफ टी डिफाइन करेंगे तो हम जो मंजिल से है ना भटक जाएंगे, क्योंकि यहाँ इज इक्वल है ना, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ टी। तो आप ऐसा डिफाइन करिए। चलिए, कह रहा है कि फंक्शंस जो है कंटिन्यूअस है। आ जाइए यहाँ थोड़ा, ये 0 है और ये 1 है, इनके बीच एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस है, तो 0 और 1 के बीच पक्का ग्राफ बन जाएगा। इसका फिगर क्या होगा, बन जाएगा। फंक्शंस की कैसी डिजाइनिंग 0 और 1 के बीच में होगी, बन जाएगी, क्योंकि फंक्शन इज द कंटिन्यूअस। एच ऑफ टी देखिए क्या है। अगर मैं यहाँ एच ऑफ 0 लिखूँ तो क्या होगा, एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 आपका 0 है, माइनस जी ऑफ 0 1 है, तो ये हो गया -1, तो लेस देन 0 हो गया। एच ऑफ अगर 1 मैं लिखूँ तो अगेन एफ ऑफ 1 तो 0 है, ये -1 अगेन -1, लेस देन 0 हो गया। हाफ पे जरा आइए, क्योंकि हाफ पर भी ये बात कही गई है। तो एच ऑफ हाफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ हाफ माइनस जी हाफ हाफ। कंडीशन ये है, गिवन है, ये भाई किस दिन रात के लिए दिए हैं, इसी दिन रात के लिए दिए हैं कि एफ ऑफ हाफ माइनस जी ऑफ हाफ ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब दिस इज़ द पॉजिटिव। तो एच ऑफ हाफ जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। चलिए आगे बात। एच 0 पर वैल्यू जो है निगेटिव है, -1 है, 1 पर भी वैल्यू निगेटिव है, तो यही है। और 0 और 1 के बीच में फंक्शन जाएगा, और 1/2 यहाँ है कहीं, यहाँ फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव है। अब ये बताइए कि जब आप एच बनाएंगे तो यहाँ से शुरू होगा, और कह रहा है कि हाफ पर वो मेरा यहाँ पॉजिटिव हो जा रहा है, तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ईच पॉइंट पे फंक्शंस बनेगा। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि फंक्शंस को यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ जाना है, तो पक्का 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं कट करेगा, कम से कम एक पॉइंट पे एटलीस्ट तो कट करेगा। ये तो दावा है,
क्योंकि सबको पता है कि अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है और किन्हीं दो पॉइंट पे वो अपोजिट वैल्यू दे रहा है तो एटलीस्ट कम से कम उनके बीच में एक ऐसी वैल्यू होगी जहाँ वो फंक्शन ज़ीरो होगा। मतलब क्या है कि एच ऑफ टी ज़ीरो होगा एटलीस्ट, कम से कम। कहाँ पे भाई? टी बिलोंग्स ज़ीरो हाफ, इनके बीच में एक ऐसा नंबर होगा जहाँ पे वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। एच ऑफ टी ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ टी। आप लिख दीजिए यहाँ एच ऑफ टी ज़ीरो करिए तो ये इक्वल हो गया। तो कम से कम इनके बीच एक नंबर ऐसा मिलेगा जहाँ पे वैल्यू ज़ीरो होगी, एटलीस्ट है, कम से कम, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो एटलीस्ट की बात है। यहाँ आ जाइए, अगेन यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, तो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा तो अगेन कहीं ना कहीं एक कट करेगा, तो एटलीस्ट यहाँ भी एक ज़ीरो मिलेगा। मतलब कि ये एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ टी होगा एटलीस्ट, कहाँ भाई? टी बिलोंग्स 1/2 से 1 होगा, कम से कम होगा। तो जीरो और हाफ के बीच में एटलीस्ट कितना होगा? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ टी कब कब होगा? कम से कम 2 बार होगा, एटलीस्ट 2 टाइम्स होगा ना। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन 2 से कम नहीं होगा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एटलीस्ट की बात है ना। तो कम से कम यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो 0 और 1 के बीच में मिला के 2 हो गया, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 की श्योरिटी है, हम आप दावा कर सकते हैं। अब आप ऑप्शन पे आ जाइए, देखिए क्या क्या कहे हैं, ये कैसे कैसे आपको भरमरा रहे हैं, बट आपको भरमरा नहीं है, भरमना नहीं है। पहला ऑप्शन है देयर इज नो टी सच दैट, नहीं ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता है, असंभव। ये तो असंभव आप लिख रहे हैं और असंभव की बात आप कह रहे हैं। नो कह दिया, नहीं हो सकता है, कंटिन्यूअस फंक्शन तो कहीं एक तो जाना ही जाना है। कम से कम 2 है वहाँ, एटलीस्ट है, तो 2 तो पक्की बात हो गई। देयर इज एग्जैक्टली 1 कह दिए, तो ये भी बात नहीं सही है, एग्जैक्टली 1 नहीं है, ये लैंग्वेज फंसा दिया। देयर आर एटलीस्ट, देखिए यहाँ प्रूफ ही कह दिए हैं, जो प्रूफ किया गया वही खुद ही ये लिख दिए जो प्रूफ बन गया है वो खुद ही लिख दिए कि ज़्यादा वही दिकड़मबाजी करनी है, कहीं गलत हो जाएगा तो बवाल मच जाएगा। तो ऑप्शन 3 तो फिर पक्का सच दैट ये होगा। देयर आर ऑलवेज, अच्छा अगर ये ऑलवेज नहीं रहता, अगर यहाँ लिखता देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टी बिलोंग्स 0 1, तो बात सत्य हो सकती थी, बात सत्य हो सकती थी कि इनफाइनाइटली भी हो सकता है। एटलीस्ट 2 है तो मतलब 2 से ज़्यादा होगा, तो 2 से ज़्यादा होगा तो इनफाइनाइट भी हो सकता है 100%। लेकिन यहाँ कहा ऑलवेज, हमेशा ऐसा होगा, तो हमेशा ऐसा होगा तो मैं दावा थोड़ी कर सकता हूँ। हमने एटलीस्ट 2 कहा है, और एटलीस्ट 2 का मतलब सिंपली है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, बस यही बात है। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 का मतलब मेरा ये होता है, ठीक है। तो मैं ये तो बात दावे के साथ कह सकता हूँ, बट यहाँ जो ऑलवेज कह दिए हैं ना, इनको ऑप्शन 4 को बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है। जो भी संभावना थी फिनिश हो गई। तो ऑप्शन 4 इज़ नेवर राइट, सत्य नहीं हो सकता है। ऑलवेज कह दिए हैं, वो हमेशा होगा ये बात ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ऑप्शन 3 के साथ दावा किया जा सकता है 100% ट्रू ही है। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।